हेलो एवरीवन, क्या हाल चाल हैं आप सबके? मजे में हैं? तो आपने टीडीएस के सारे रेट्स देख लिए, लेकिन हर जगह पे ना कुछ इफ एंड बट्स हैं, वो हम लोग ने अभी तक नहीं देखा। आज की क्लास में हम लोग टीडीएस से रिलेटेड जितने इफ बट ये सब कुछ है, ये सब देखेंगे। राइट कि अगर टीडीएस मान लीजिए आपने लेट डिडक्ट किया तो क्या होगा, कैसे इंटरेस्ट लगता है, अगर आप लेट जमा करते हो टीडीएस को तो फिर कितना इंटरेस्ट लगता है, ये सब देखेंगे। फिर बहुत सारी जगह पे आपको बताया जाएगा कि जब आप टीडीएस जमा कर रहे हो ना तो आपको टैन नंबर की जरूरत नहीं है। अब आप शायद पहली बार सुन भी रहे हो टैन नंबर, तो टैन क्या है? टैक्स डिडक्शन अकाउंट नंबर, TAN। टैन क्या होता है? टैक्स डिडक्शन अकाउंट नंबर। T स्टैंड्स फॉर टैक्स डिडक्शन, A अकाउंट, N नंबर, टैन नंबर। जैसे पैन नंबर होता है वैसे ही टैन नंबर होता है। अगर आप टीडीएस काटते हो ना तो आपको पहले टैन नंबर लेना पड़ेगा, राइट? क्योंकि अगर आपके पास टैन नंबर है तभी आप किसी का टीडीएस काट सकते हो, क्योंकि टीडीएस काटने के बाद आपको उसे गवर्नमेंट को जमा करना पड़ेगा। तो जब गवर्नमेंट को आप जमा करते हैं तो आप अपने टैन नंबर से ही उसे जमा करते हैं, राइट? यू हैव इन टैन नंबर, क्योंकि फिर आप डिटेल भी तो देंगे, अपनी रिटर्न भी फर्निश करेंगे टीडीएस की कि भाई किसका कितना रिटर्न टीडीएस काटे हो आप, वो डिटेल भी दोगे, नाम, पैन नंबर, सब कुछ। तो वो अपनी टैन नंबर से ही आप क्या करोगे, वो रिटर्न फाइल कर पाओगे। लेकिन कुछ टीडीएस ऐसे होते हैं जहां पे टैन नंबर की आवश्यकता नहीं है। अब मैं आपको बताता हूं, जैसे अगर आपने प्रॉपर्टी खरीदी 50 लाख रुपए से ऊपर की तो आपको टीडीएस काटना है। एक बात बताइए, क्या एक बंदा जीवन में बार बार प्रॉपर्टी खरीदता ही रहता है? नहीं, बहुत सारे लोग तो ऐसे हैं जो पूरे जीवन में कभी कोई प्रॉपर्टी खरीदेंगे ही नहीं, और बहुत छोटा सा फ्रैक्शन होगा जो जीवन में प्रॉपर्टी खरीदेगा, लेकिन एक बार ही, राइट? मतलब आप देखिए, बहुत सारे लोग अपने जीवन में बस एक बार ही मकान खरीद रहे हैं, ठीक है? ऐसा तो ही ना रोज 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 खरीदते जा रहे हैं। तो मेजॉरिटी को यहां पे अगर गवर्नमेंट ये कह देते कि आपको टीडीएस काटना है, लेकिन आपको टैन नंबर लेना पड़ेगा, तब आप टीडीएस काटेंगे, फिर आप रिटर्न जमा करेंगे, तो बेकार का टैन नंबर अलॉट हो जाता है उसको जरूरत ही नहीं है दोबारा कभी। तो गवर्नमेंट ने यहां पे सिस्टम बनाया कि बिना टैन नंबर लिए ही आपको तो वन टाइम करना है ना, वन टाइम आप अपने पैन से ही क्या करिए, जमा कर दीजिए टीडीएस को, राइट? तो अभी जब डिटेल में बात करेंगे, देखेंगे, तब आपसे डिटेल में बात करेंगे। आइए शुरू करते हैं एक एक करके। तो आप देखेंगे टीडीएस के चार्ट के बाद नोट लिखा हुआ है, पहला पॉइंट, सरचार्ज एंड सेस इज नॉट एप्लीकेबल फॉर टीडीएस। इसका क्या मतलब है? जहां पे टीडीएस का रेट 10% है ना, तो 10% ही है, बस सीधा 10%। हाउएवर जब हम इनकम पे अपने टैक्स देते हैं तो हम तो टैक्स देते हैं, सरचार्ज भी देते हैं, सेस भी देते हैं, लेकिन टीडीएस जब कटता है तो वो फ्लैट रेट से कटता है, सिर्फ जो रेट दिया हुआ है बस उतना ही होता है। ये नहीं कि टीडीएस अगर 10% के रेट से है तो अब उस पर हम सरचार्ज वगैरह ये सब भी काट लेंगे, ऐसा नहीं होता। सिर्फ जो रेट दिया हुआ है टीडीएस का वही काटते हैं। इट इज एप्लीकेबल, लेकिन ये सरचार्ज और सेस भी एप्लीकेबल है कब? व्हेन द रेसिपेंट इज अ फॉरेन कंपनी और नॉन रेजिडेंट। अगर आप एक नॉन रेजिडेंट का या फॉरेन कंपनी का टीडीएस काटेंगे तो सरचार्ज और सेस भी काटेंगे। एग्जांपल से समझाता हूं, 194C में टीडीएस का रेट क्या है? अगर कंपनी है तब तो 2% है, अदरवाइज 1% है, आपने पढ़ा है, राइट? तो 2% रेट है कंपनी के लिए, ठीक है, 194C में। 194JB में क्या है? 194JB प्रोफेशनल 10% है, ठीक है? ये सभी के लिए 10% है यहां पे। अब एक बात मान लेते हैं कि हम लोग समझते हैं कि एक फॉरेन कंपनी का आपको टीडीएस डिडक्ट करना है, टीडीएस डिडक्ट करना है अंडर सेक्शन 194JB। तो रेट क्या होगा? व्हाट वुड बी द रेट? रेट होगा 10% टीडीएस का रेट है, प्लस इसके बाद आप इस कंपनी से पूछोगे, ये फॉरेन कंपनी जिसका टीडीएस काट रहे हो, आप इससे पूछोगे कि तुम्हारे ऊपर सरचार्ज का रेट क्या एप्लीकेबल है। अगर ये फॉरेन कंपनी 1 करोड़ रुपए से ऊपर कमाती है, ठीक है, तो इसके ऊपर सरचार्ज का रेट क्या होगा? ये फॉरेन कंपनी 1 करोड़ से ऊपर कमाती है तो इसके ऊपर सरचार्ज का रेट होगा 2%। अगर 10 करोड़ रुपए से ऊपर कमाती है तो सरचार्ज का रेट होगा 5%। आपको बेसिकली इससे यही समझना है कि व्हाट इज योर सरचार्ज रेट, आपका एप्लीकेबल सरचार्ज रेट क्या है, उसी के हिसाब से आप टीडीएस में काटोगे। मान लेते हैं ये 1 करोड़ रुपए से ऊपर कमाती है तो इसका सरचार्ज का रेट है 2%।
तो आप क्या करेंगे, 2% के हिसाब से काटेंगे। अगर आपको जानकारी नहीं है या इससे कोई जानकारी नहीं मिली तो आप हमेशा हायर रेट पे काटेंगे। तो प्लस अब हमको इस रेट में बढ़ाना पड़ेगा सरचार्ज। सरचार्ज कितना, 5% ऑफ 10, 0.5%, 0.5% सरचार्ज का और बढ़ गया। अब समझ पाए ना, जो 10% है सरचार्ज किस पे कटता है, टैक्स का टैक्स होता है। तो 100 रुपया पे 10 रुपया टैक्स है। 100 रुपया पे, आप ऐसे रेट को समझिए, आप समझ पा रहे हैं कि नहीं मेरी बात को। 100 रुपए पे टीडीएस कितना होगा, अगर 100 रुपए की पेमेंट है तो टीडीएस होगा 10 रुपया, ठीक है। 5% सरचार्ज है, तो सरचार्ज किसका 5% होता है, अरे इस 10 रुपए का 5% होता है ना। 10 रुपए का 5% कितना हो जाएगा, 50 पैसा। तो वही लिखिए 0.5%, ठीक है। प्लस सेस, सेस कितना होता है, 4%, ठीक है। 10.5 का 4% अब आपको लेना पड़ेगा, इंटू 10.5 का 10.5 इंटू 4%, ये हो गया 0.42%, 0.42%। तो ये आप करेंगे 10.92% के हिसाब से टीडीएस काटेंगे। सबको समझ में आ रहा है। फॉरेन कंपनी का, नॉन रेजिडेंट का अगर टीडीएस कट रहा है तो इस तरीके से कटता है, रेट प्लस सरचार्ज। सरचार्ज आपको उसी से समझना पड़ेगा कि भाई तेरा किस रेट से सरचार्ज कटता है। अगर आपको जानकारी नहीं मिल रही है तो जो हाईएस्ट रेट ऑफ सरचार्ज है ना वो लगाइएगा। जैसे इंडिविजुअल के केस में नॉन रेजिडेंट है, हाईएस्ट सरचार्ज क्या होता है, इंडिविजुअल तो स्लैब रेट के हिसाब से टैक्स पे करता है, हाईएस्ट सरचार्ज 37% वाला होता है। 37% वाला सरचार्ज लगाएंगे, प्लस 4% सेस। तो 10% प्लस 10% का 37% प्लस 4% और। तो ये तो था कंपनी के लिए, मान लीजिए। अगर इंडिविजुअल का केस है तब क्या करेंगे आप, 10%, 10% का 37%, तो 3.7%, ये हो गया 13.7, 13.7 का इंटू 4%, ये हो गया 0.548। 10 प्लस 3.7 प्लस 0.548, 14.248। ठीक है, 14.248% ये हो गया। इतना आपको टीडीएस काटना पड़ेगा। और दूसरा, ऑन पेमेंट ऑफ सैलरी टू एन इंडिविजुअल। सैलरी के केस में अगर आपको याद हो तो ध्यान दीजिएगा, हमने कैसे किया था। हमने सामने वाली की सैलरी का टोटल टैक्स ही निकाल लिया था, पूरा टैक्स, सरचार्ज, सेस जो भी है सब जोड़ जाड़ दीजिए पूरा। जो फाइनल टैक्स आया, याद है सबसे पहले यहीं से तो रेट ऑफ टीडीएस शुरू किया था। एग्जाम्पल लिया था कि कंपनी 10 लाख रुपए की सैलरी पे कर रही है, तो 10 लाख रुपए का पूरा टैक्स निकाल दिया और डिवाइडेड बाई 12 कर दिया, हर महीने उतना टीडीएस कट जाता था। तो यहां पे सैलरी की पेमेंट पे, सैलरी की पेमेंट किसी भी इंडिविजुअल को, यार नॉन रेजिडेंट वगैरह की बात नहीं कर रहे, ये इंडिविजुअल कोई भी हो सकता है, रेजिडेंट हो सकता है, नॉन रेजिडेंट हो सकता है। अगर सैलरी की पेमेंट कर रहे हो तो सरचार्ज और सेस दोनों आपको जोड़ के काटना पड़ेगा। अदरवाइज फॉरेन कंपनी है, नॉन रेजिडेंट है, तो बाकी जितनी भी पेमेंट है, जो भी पेमेंट हो रही है, सब पे आपको सरचार्ज और सेस भी काटना है। आइए नेक्स्ट पॉइंट देखते हैं। The rate of TDS will be 20% in all cases PAN is not quoted by the deductee. हर जगह टीडीएस का रेट सीधे कितना हो जाएगा, 20% हो जाएगा। जैसे 194 जेबी में टीडीएस कितना काटना है, 10%, लेकिन अगर सामने वाला आपको पैन नहीं देगा तो 20% काटना है। कॉन्ट्रैक्ट में टीडीएस कितना काटना होता है, इंडिविजुअल का 1% काटना होता है, लेकिन अगर उसने पैन नहीं दिया तो कितना काटना है, 20% काटना है। अगर आपको याद हो तो आपको मैं ये बता भी रहा था कि टीडीएस में बड़ी दिक्कत होती है। यार जो मेरा पेंट का काम करके गया, मैंने कहा कि तुम्हारा 1% टीडीएस काटेंगे, कहा दिमाग खराब है, हम नहीं कटवाएंगे। ठीक है, हमने कहा कोई बात नहीं, ये काम करते हैं कि इसका हम क्या करते हैं, टीडीएस अपनी जेब से जमा कर देते हैं गलत पैन नंबर डाल के। ठीक है, यही तो कोशिश की थी हमने कि भाई जमा कर दे, सरकार को दे दे, नहीं तो खर्चा डिसअलाउ कर देगी सरकार। मैं पैन नंबर गलत डालूंगा तो आज ही की क्लास में मैं आपको पढ़ाऊंगा कि देखिए गवर्नमेंट क्या कह रही है, पेनाल्टी लगेगी तुम्हारे ऊपर। तो मैंने कहा नहीं भाई, पेनाल्टी लग जाएगी तो और गड़बड़ हो जाएगा, तो मैंने कहा पैन नंबर नहीं भरेंगे। सरकार के लिए पैन नंबर नहीं भरोगे तो 20% टीडीएस है। यानी गवर्नमेंट को रिकॉर्ड चाहिए, बस आप ये समझिए। अच्छा, अब बहुत सारे केसेस में तो टीडीएस पहले ही 30% था,
तो पैन नंबर ना देने पे टीडीएस 20% हो जाएगा क्या? जैसे लॉटरी पे टीडीएस का रेट क्या है, हॉर्स रेसेस पे टीडीएस का रेट क्या है 30%, पैन नहीं देंगे तो 20% हो जाएगा? नहीं, जहां पे रेट ऑलरेडी 20% से ज्यादा है, पैन न देने पे भी रेट क्या रहेगा? सेम। जैसे लॉटरी में, हॉर्स रेसेस में टीडीएस का रेट 30% ही रहेगा, चाहे आप पैन दो चाहे मत दो। ठीक है, जहां पे भी टीडीएस का रेट 20% या उससे कम है, 20% या उससे कम है, तो टीडीएस का रेट कितना हो जाएगा? 20% हो जाएगा। तो अब मेजॉरिटी ऑफ द केसेस में देखेंगे टीडीएस का रेट 5 और 10% ही है। क्या आपने ये बात नोटिस की? मेजॉरिटी ऑफ द केसेस में टीडीएस का रेट 5 और 10 है, कहीं कहीं 1-2 भी दिख रहा है आपको। ठीक है, तो वो क्या हो जाएगा? वो 20% हो जाएगा सीधे। अगर जिसका टीडीएस डिडक्ट हो रहा है वो पैन नंबर नहीं दे रहा है, ठीक है, आपने बोला प्रोफेशनल की पेमेंट कर रहे थे, टीडीएस 10% काटना था, आपने कहा पैन नंबर दो, उसने पैन नंबर नहीं दिया, 20% टीडीएस काटेंगे। सरकार कह रही है 20% टीडीएस काटो उसका। जैसे बैंक में अगर आप पैन नंबर अपना अपडेट नहीं किए, बहुत सारे लोग आधार पे ही अपना खाता खुलवा रखे हैं, उनको अपडेट कर रहे हैं, अपने माता पिता से भी बात कीजिए, ठीक है, कि कहीं ऐसा तो नहीं कि वो पैन नंबर नहीं दे रखे हैं, उनको पता भी नहीं चल रहा होगा। सच पूछे तो उनको पता भी नहीं चल रहा होगा, बैंक 20% उनका टीडीएस काट दे रही है। जो एफडी आप बैंक में कराए हो, आज ही तुरंत मम्मी पापा से पूछो, ठीक है, कि बैंक में एफडी करा रखे हैं, वो देखना एफडी और रिकरिंग डिपॉजिट के ब्याज पे टीडीएस कटता है कितना? 10% के रेट से। अगर वो 40,000 रुपए से ऊपर का ब्याज है साल का, और अगर सीनियर सिटीजन है तो 50,000 रुपए से ऊपर के ब्याज पे टीडीएस कट रहा है 10% के रेट का। लेकिन अगर आपने पैन नहीं जमा किया होगा ना, तो टीडीएस 20% के रेट से कट रहा होगा। और सिंस आपने पैन दिया नहीं है, तो वो टीडीएस रिफ्लेक्ट भी नहीं कर रहा है आपका, आप क्रेडिट भी नहीं ले पा रहे हो। सोचो कितना बड़ा लोचा है यहां पे। अगर आपने पैन दिया है तो टीडीएस कटेगा, आप क्लेम भी करोगे अपनी रिटर्न में, ठीक है, क्योंकि पैन नंबर दिए हो तो रिफ्लेक्ट करेगा आपके ट्रेसेस में, दिखाई देगा, आप क्लेम कर सकते हो अपनी इनकम टैक्स रिटर्न में। और पैन नहीं दिए हो तो टीडीएस 20% से कटेगा और क्लेम भी नहीं कर पाओगे। अब बैंक वाला आपकी वजह से रिटर्न रिवाइज नहीं करेगा, ये भी बता दूं आपको। अगर उसने रिटर्न अपनी फाइल कर दी है बिना पैन नंबर के, तो वो आपके कहने से रिवाइज नहीं करेगा, कहेगा क्यों नहीं दिए थे पैन नंबर। तो अभी तुरंत अपने पिताजी को बोलिए, माताजी को बोलिए कि जहां जहां आपके खाते हैं, एफडी वगैरह कराए हैं, बैंक में जाके कंफर्म करें तुरंत कि आपने अपना पैन नंबर दे रखा है कि नहीं, राइट। अगर नहीं दिया है तो तुरंत पैन को अपडेट कराएं, ताकि टीडीएस 10% के रेट पे कटे और वो रिफ्लेक्ट भी करे, राइट। However, for the purpose of section 190O and 194Q, 194O and 194Q भी लिखिएगा यहीं पे, and 194Q ये सब हटा दीजिए, कहानी बता रहा। 194O में क्या था कि भाई ई कॉमर्स पार्टिसिपेंट का काटता था ना, ई कॉमर्स ऑपरेटर, छोड़ दीजिए, अब बार बार सेक्शन थोड़ी ना हम समझाएंगे आपको। 194O में और 194Q में अगर पैन नहीं जमा होता है तो रेट ऑफ टीडीएस 5% है। बाकी सब जगह पे क्या बताया है? रेट ऑफ टीडीएस 20% हो जाएगा पैन नंबर ना देने पे। ओ और क्यू पे, ओ और क्यू में अगर टीडीएस कट रहा है पैन न देने पे, इन सेक्शन का टीडीएस 5% हो जाता है, 20 नहीं होता, 5 ही होता है इन सेक्शन में। तीसरी बात, टीडीएस नीड टू बी डिडक्टेड द अमाउंट इज अबव द लिमिट गिवन। जहां पे भी जो भी लिमिट आप पढ़ रहे हैं, वो लिमिट एक्सीड करने पे ही टीडीएस कटती है। बस एक जगह पे मैंने ग्रेटर इक्वल टू का साइन लगाया था, याद आ रहा है आपको? इंश्योरेंस कंपनी से जो पैसा मिलता है वो 1 लाख रुपए की लिमिट है, वहां 1 लाख एंड अबव है, और बाकी सभी जगह पे क्या वर्ड यूज करेंगे आप? अबव द लिमिट गिवन, ठीक है। फोर्थ, interest at the rate of 1% per month or part of the month from the date TDS was deductible to the date TDS is deducted। जिस दिन TDS कटना चाहिए था से लेके जिस दिन आपने TDS काटा है, उसके लिए कह रहा है 1% का ब्याज लगेगा, यानी लेट जितना काटे, ठीक है। और यहां 1 महीने का मतलब क्या होता है ये भी आपको समझाना पड़ेगा मुझे। यहां 1 महीने का मतलब क्या होता है? दस 5/23 से 9/6/23 ये होता है 1 महीना, 1 मंथ। एक्चुअली में कहीं आप ऐसी गलती ना कर दें कि अगर हम कहें कि इस दिन काटना चाहिए था और इस दिन कटा है, ठीक है, तो आप कहेंगे मई महीना हो गया, जून महीना हो गया, 2 महीना हो गया। नहीं बेटा, 1 महीना किस दिन पूरा होगा? 1 तारीख से 30 तारीख 1 महीना पूरा होता है। जिस महीने में 31 तारीख होती है तो 1 तारीख से 31 तारीख 1 महीना पूरा होता है।
राइट। अगर हम 2 जनवरी से बात करें, 2 जनवरी 24 से एक महीना किस दिन पूरा होगा, तो 1 फरवरी 24 को पूरा होगा। 2 फरवरी से दूसरा महीना शुरू हो जाएगा। जैसे 1 जनवरी से 1 साल पूरा कब होता है, 1 जनवरी से 1 जनवरी 1 साल पूरा नहीं होता है, 1 जनवरी से 31 दिसंबर 1 साल होता है, और अगली 1 जनवरी से दूसरा साल शुरू हो जाता है। ये बात समझ में आ रही है ना? ये बर्थडे का ही कॉन्सेप्ट है, हैप्पी बर्थडे का। अगर हम 1 तारीख को पैदा होते तो अगला बर्थडे 1 तारीख को आता है, ठीक है। हम कहते हैं हम 1 साल के पूरे हो गए, जबकि एक्चुअल में देखा जाए तो आप 1 दिन पहले ही 1 साल के पूरे हो गए हो। अब समझ पा रहे हो कि नहीं? जैसे अगर मैं 1 जनवरी को पैदा हुआ हूं, ठीक है, तो मैं 1 साल का पूरा कब हो रहा हूं मालूम है? 31 दिसंबर को हैप्पी बर्थडे आता है मेरा 1 जनवरी को, फिर अगले दिन। क्या ये बात आप भी समझ पा रहे हैं? तो 2 जनवरी से 1 महीना पूरा होगा 1 फरवरी को, राइट। अब यहां पे क्या बताना चाह रहा है, कह रहा है कि 1 महीना हो या पार्ट ऑफ द मंथ हो। जैसे कि 10/5 को आपको टीडीएस काटना था, लेकिन आप 20/5 को काटे, तो ये क्या है? पार्ट ऑफ द मंथ। 1 महीना पूरा कहां हुआ? 10/5 से 1 महीना होता है 9/6/23 को, तो ये पार्ट ऑफ द मंथ है। इसके लिए भी 1% ब्याज देना पड़ेगा। मतलब पार्ट ऑफ द मंथ और मंथ, पार्ट ऑफ द मंथ और मंथ 1% देना है, ठीक है। 1 महीने का मतलब क्या होता है वो मैंने समझाया कि डेट टू डेट 1 महीना है। यहां मंथ का मतलब कैलेंडर मंथ से मत लीजिएगा कि मई 1 महीना है, जून 1 महीना है, ऐसे ऐसे नहीं देखिएगा, राइट। 1% पर मंथ और पार्ट ऑफ द मंथ लेट डिडक्शन के लिए कटेगा। इंटरेस्ट एट द रेट ऑफ 1.5% पर मंथ और पार्ट ऑफ द मंथ फ्रॉम द डेट टीडीएस वाज डिडक्टेड टू द डेट टीडीएस इज एक्चुअली पेड, दैट इज लेट डिपॉजिट। लेट काटने का 1% ब्याज है, लेट जमा करने का 1.5% ब्याज है महीने का। आइए सॉल्व कराएंगे ना, प्रैक्टिकल प्रॉब्लम से करेंगे तो आपको ज्यादा समझ में आएगा। टीडीएस डिडक्टेबल ऑन, टीडीएस डिडक्टेबल ऑन का मतलब टीडीएस किस दिन काटना था, टीडीएस डिडक्टेड ऑन किस दिन आपने काटा, पेड ऑन किस दिन आपने जमा किया, अमाउंट ऑफ टीडीएस और उसका ब्याज। टीडीएस डिडक्टेबल ऑन, टीडीएस कटना चाहिए था 20/5/23 को, टीडीएस डिडक्ट किस दिन किया गया? 30/6/23 को, ठीक है। पे किया आपने 15/7/23 को, अमाउंट ऑफ टीडीएस 2000 रुपया था, ठीक है। कितना ब्याज लगना चाहिए? तो पहले हम देखते हैं कितना लेट कटा, काटना चाहिए था। डिडक्टेबल ऑन का मतलब किस दिन कटना चाहिए था, 20/5 को कटना चाहिए था, 30/6 को कटा है। यार कितना लेट हो गया बताओ तो? 20/5 से 1 महीना पूरा हो जाएगा 19/6 को, ये तो दो महीना हो गया, मतलब 1 मंथ एंड पार्ट ऑफ द मंथ है, 1 महीना और पार्ट ऑफ द महीना भी है, तो इसका ब्याज हो जाएगा 2%, ठीक है। अब जमा कितनी देर हुआ है, जमा कितनी देर हुआ है? 30/6 को कटा और जमा हुआ 15/7 को, तो ये हुआ 1.5% का ब्याज। यहां पे 1 महीना ही डिले है ना, 1 ही महीना है ना अभी, एक मतलब एक कंप्लीट महीना भी नहीं हुआ है, तो 1 महीना काउंट होगा। ये पार्ट ऑफ द मंथ इज ऑल्सो 1 मंथ, ठीक है। तो 30/6 से 15/7 ये 1.5% ब्याज, तो टोटल 3.5% का ब्याज लगेगा। तो हमारा ब्याज बनेगा इसका 2000 इंटू 3.5%, 2000 इंटू 3.5%, कितना हो गया? 2070 रुपया, ठीक है। ये एग्जाम्पल 1 था। अब इसी का एग्जाम्पल 2 हम कर रहे हैं, इसे आप सॉल्व करके बताएंगे और कमेंट बॉक्स में बताएंगे, ठीक है। 20/5/23 को टीडीएस कटना था, 30/5/23 को कटा है, 7/6/23 को आपने जमा किया है, 1000 रुपए टीडीएस था, ठीक है। करिए, और मेरा दावा है आप गलत करेंगे, ज्यादातर बच्चे गलत करेंगे, और अगर आप सही कर गए तो सही में इंटेलिजेंट है भाई। तो आप लिखिएगा जरूर अपना आंसर, ताकि मुझे भी पता चले कितने होनहार बच्चे हैं मेरी क्लास में। और गलत हो जाए तो अपने ही कमेंट पे रीकमेंट करिएगा कि यस आई एम रॉन्ग, ठीक है ना। शर्माइएगा नहीं, डिलीट मत कर दीजिएगा अपना कमेंट कि भाई गलत हो गया, क्या सोचेंगे सर, ठीक है। अरे मुझे खुद मालूम है गलत होगा, और जो बच्चे गलत करेंगे वो गारंटी एग्जाम में सही करेंगे, क्योंकि वहां पे अलर्ट हो जाएंगे फिर, ओ गलती किए थे।
आपको एक बात पता है, ये एग्जाम्पल कैसे हेल्प करते हैं आपकी? जितनी चीजें आप मेरे साथ क्लास में गलत करते हो, बाद में आपको पता चलता है सही, वो दिमाग में परमानेंटली स्टोर होता है। यही मेरा तरीका है पढ़ाने का। मैं जानबूझ के एक एक प्रोविजन पे एग्जाम्पल्स करता हूं, ठीक है, और कोशिश करता हूं कि आपसे गलत हो जाए। पहले एक सिंपल सा एग्जाम्पल करते हैं ताकि प्रोविजन ऊपर ऊपर से एकदम क्लियर रहे। फिर जहां पेच होता है ना, वो पेच कसते हैं एकदम, ठीक है, मतलब टाइट वाला थोड़ा सा क्वेश्चन देते हैं ताकि आपसे गलती हो, ताकि गलती होगी तो आपको फिर ध्यान आ जाएगा। चलिए करिए। डिले कितना हुआ है? देखिए 1 महीने का ही डिले है, मतलब 20 5 से 30 5 पार्ट ऑफ द मंथ है ना, तो 1% इसका लगेगा। फिर जो टीडीएस मई महीने में जमा होना चाहिए, मई में कटना चाहिए, उसको जमा होने की आखिरी तारीख क्या होती है? अगले महीने की 7 तारीख। मई महीने का टीडीएस है ये, मई महीने का टीडीएस तो वैसे भी 7 जून को ही कटना चाहिए था, 7 जून को जमा होना चाहिए था, एकदम सही जमा हो रहा है, ठीक है। सो देयर इज नो डिफॉल्ट, यहां पे लेट थोड़ी ना जमा हुआ है। अरे लेट जमा होगा तब ना 1.5% लगेगा, लेट जमा ही नहीं हुआ है बच्चों। कैसे देखोगे? मई महीने जो टीडीएस मई में, यहां से देखना है, जब भी टीडीएस कटना होता है उसके अगले महीने की 7 तारीख तो नॉर्मल डेट है जमा होने का। मई का टीडीएस जून में, इसके हिसाब से मत देख लेना। जैसे ये टीडीएस कटा था जून में, तो ये 7 जुलाई को अगर जमा हुआ होता तो क्या सही जमा हुआ था? अरे नहीं भाई, तब भी लेट जमा हुआ था। ये मई का टीडीएस है ना, तो कब जमा होना चाहिए? जून में, 7 जून को। तो यहां मई का ये टीडीएस था और 7 जून को जमा हुआ है, ये टाइमली पेमेंट हुआ है, इसका ब्याज लगेगा ही नहीं। इसीलिए मुझे लग रहा था कि आप गलत करेंगे। आप यहां से यहां भी हो सकता है ले लें 1 महीना राइट। और अगर आपने सही किया है तो प्लीज बताइए मुझे, मैं देखना चाहता हूं कौन कौन होनहार बच्चे हैं मेरी क्लास में। जो होनहार नहीं है ना, वो बुरा मत मानिएगा, ये नहीं कि आप होनहार नहीं हो, बना तो सबको रहे हैं, ठीक है। एकदम रगड़ देंगे आप एग्जाम के पेपर को, ये मुझे मालूम है। सारे के सारे जितने यहां गलती कर रहे हैं वो तो और तेज रगड़ेंगे। नेक्स्ट देखिएगा, professional services would include any fees, commission or remuneration by whatever name called, paid or payable to a director of a company other than salary। ध्यान से सुनिए इस बात को, बहुत ही इंपॉर्टेंट बात, कि अगर कंपनी के डायरेक्टर को अदर देन सैलरी कुछ भी दी जाती है तो वो फी फॉर प्रोफेशनल सर्विसेज होती है। डायरेक्टर को जो सैलरी दी जाती है तो उसका टीडीएस तो सैलरी की तरह कटेगा, ठीक है। किस में कटेगा? सेक्शन 192 192 में कटेगा सैलरी का टीडीएस। और अगर सैलरी के अलावा कोई और पेमेंट की जाती है तो वो टीडीएस कहां कटेगा? प्रोफेशनल सर्विसेज की तरफ 194 जेबी में। ये बात याद रहेगी, लिख लो। अगर डायरेक्टर को सैलरी दी जा रही है तो इस पे टीडीएस कटेगा 192 में। डायरेक्टर को एनी अदर पेमेंट दी जा रही है, एनी अदर पेमेंट, तो कोई भी और पेमेंट को ना प्रोफेशनल फी बोला जाता है। कुछ भी दिया जा रहा है, आपको दिमाग मत लगाइए, मुझसे पूछिए मत सर क्या दे रहे हैं, अरे कमीशन बोनस जो बोल दो, कुछ भी अदर देन सैलरी दे रहे हो, कमीशन फीस व्हाटएवर। तो यहां पे टीडीएस किस सेक्शन में कटता है? 194 जेबी। बस आपको यही ध्यान रखना है। अब इसमें एक बात और खास बोलेगा, नो थ्रेशोल्ड लिमिट इज प्रोवाइडेड, टैक्स विल बी डिडक्टेबल इवन इफ द पेमेंट ऑफ क्रेडिट ड्यूरिंग द फाइनेंशियल ईयर इज लेस देन 30,000। 194 जेबी में आपने पढ़ा था कि 30,000 की थ्रेशोल्ड लिमिट होती है, 30,000 रुपए के ऊपर की पेमेंट होती है ना तभी टीडीएस कटता है, लेकिन यहां कोई थ्रेशोल्ड लिमिट भी नहीं है, ठीक है। नो थ्रेशोल्ड लिमिट, नो थ्रेशोल्ड लिमिट, यानी अगर 100 रुपए की भी पेमेंट आप कर रहे हैं डायरेक्टर को अदर देन सैलरी तो 194 जेबी में उसका टीडीएस काट दीजिए। आई बात समझ में? ऐसे लिखते हैं, कमीशन टू डायरेक्टर 10,000 रुपया, ठीक है। टीडीएस अंडर सेक्शन 194 जेबी आप लिखेंगे, कितना हो जाएगा? 10,000 का 10% कट जाएगा। आपने देखा थ्रेशोल्ड नहीं ले रहे हैं, यहां पे सब लिखते जाइए, बस धगाधग लिखा करिए, कुछ छोड़ा मत करिए। नेक्स्ट आइए, कभी लगता है कि मैं आगे बढ़ गया, ठीक है, आपने पूरा नहीं किया है, आप वीडियो पॉज कीजिए, आराम से उसको लिखिए, एकदम कुछ भी छोड़ा मत करिए, लिखिए फिर आगे बढ़िए। 7th, section 194 IA will apply to all types of purchaser including individual and HUF।
द बायर ऑफ इमूवेबल प्रॉपर्टी इज नॉट रिक्वायर्ड टू ऑब्टेन एंड कोट 10। चलिए आधी बात करते हैं, फिर आधी बात करेंगे, अभी तो ऑप्शन ऑफ ये बताएंगे। ये कौन सा है 194? आइए, अगर आप इमूवेबल प्रॉपर्टी 50 लाख रुपए से ऊपर की खरीदते हैं तो आपको 1% टीडीएस काटना होता है। ठीक है, ये कह रहा है सभी पे एक अप्लाई होता है ये सेक्शन, ये मालूम है हमको। 194 आईए आईबी एम ये सब पे अप्लाई होता है, मालूम है हमको। ठीक है, आगे क्या बोल रहा है ये ध्यान से सुनिए। द बायर ऑफ इमूवेबल प्रॉपर्टी इज नॉट रिक्वायर्ड टू ऑब्टेन इन कोड 10। 10 का मतलब होता है टैक्स डिडक्शन अकाउंट नंबर, और जो लोग भी टीडीएस काटते हैं उनको 10 नंबर लेना पड़ता है। अगर आप टीडीएस काटेंगे तो आपको 10 नंबर लेना पड़ेगा, राइट। एक बात बताइए, कंपनी को टीडीएस काटना है कि नहीं? इररिस्पेक्टिव ऑफ टर्नओवर काटना है 10। तो पता है कंपनी का तो आप रजिस्ट्रेशन कराते हैं ना, तो जब रजिस्ट्रेशन नंबर, कंपनी रजिस्ट्रेशन नंबर आता है ना, उसी में साथ में 10 आ जाता है। आजकल तो साथ में 10 पैन सब आ जाता है। पहले रजिस्ट्रेशन और 10 अलग आता था, पैन अलग आता था। आजकल तो रजिस्ट्रेशन नंबर, 10 नंबर, पैन नंबर सब एक साथ आ जा रहा है। बढ़िया है, गवर्नमेंट इस तरीके से कर रही है ना काम, अच्छा है ये। पहले तो इतने लफड़े होते थे, कंपनी रजिस्ट्रेशन करा लेना पता लगता था कि कितना आफती काम है। ठीक है, इनफैक्ट मुझे तो लगता है जीएसटी भी साथ में मर्ज कर देना चाहिए सब। ठीक है, कि एक टिक बॉक्स हो, बस जीएसटी भी टिक मारे तो वो भी आ जाए बस। भाई पूछ ले, क्योंकि टर्नओवर बेस्ड बात होती है ना जीएसटी में, तो एक स्पेसिफाइड लिमिट से ज्यादा टर्नओवर है तब रजिस्ट्रेशन कराना है, नहीं तो नहीं भी कराना है भाई। तो भाई पूछ ले, जिसको कराना है हाथों हाथ वो टिक लगा के उस पर भी करा ले। तो चलिए अच्छा है अभी, लेकिन और भी स्कोप है अच्छा करने का सिस्टम को। आपको 10 लेने की आवश्यकता नहीं है, राइट। गवर्नमेंट ने इसका सिस्टम भी बहुत बढ़िया सा बनाया है। जब आप जाएंगे इनकम टैक्स की वेबसाइट पे तो कहता है कि अलग से बना दिया उसके लिए टीडीएस ऑन इमूवेबल प्रॉपर्टी करके। ठीक है, आप क्लिक कीजिए, उसी में आप सारी डिटेल भर दीजिए और पेमेंट कर दीजिए। तो एक्चुअल में क्या होता है, टीडीएस का सिस्टम तो ये है कि पहले टीडीएस जमा किया जाता है। एक बिजनेसमैन क्या करता है, जितना टीडीएस काटता है हर महीने, अगले महीने की 7 तारीख तक जमा करता है, फिर 3 महीने का पूरा डिटेल जमा करता है। इसमें क्या किया है गवर्नमेंट ने, बहुत सुंदर काम किया है। इसे तो मैं कहूंगा एक सिंगल फॉर्म बना दिया है, टीडीएस ऑन इमूवेबल प्रॉपर्टी। क्लिक कीजिए, पूरी इंफॉर्मेशन भरिए और सबमिट कर दीजिए। अगर आपको ये देखना हो तो आप एक काम कर सकते हैं, हमारी यूट्यूब पे एक वीडियो है टीडीएस ऑन इमूवेबल प्रॉपर्टी, चहक बहल, सीए चहक बहल, वो हमारे यहाँ फैकल्टी हैं और कुछ सब्जेक्ट्स वो भी कराती हैं और बहुत ही शानदार फैकल्टी हैं, राइट। तो उनकी वीडियो है, उसमें उन्होंने यूट्यूब पे आप सर्च कर लीजिएगा टीडीएस, मेरे चैनल पे आके, स्टडी एट होम चैनल पे आके टीडीएस ऑन इमूवेबल प्रॉपर्टी बाई चहक बहल, सीए चहक बहल, तो आपको मिल जाएगा। उसमें उन्होंने लाइव दिखाया है, ठीक है, किस तरीके से आप इनकम टैक्स की वेबसाइट पे जाते हैं, टीडीएस वाला क्लिक करते हैं, टीडीएस ऑन इमूवेबल प्रॉपर्टी, कैसे आप फॉर्म भरते हैं, पैसा जमा करते हैं, काम खत्म। कोई 10 नंबर वगैरह लेने की आवश्यकता नहीं है, राइट। अच्छा है ना। आगे देखिए अब क्या कह रहा है, नेक्स्ट बात, द ऑप्शन ऑफ ऑब्टेनिंग सर्टिफिकेट फ्रॉम द असेसिंग ऑफिसर अंडर सेक्शन 197 प्रिस्क्राइबिंग नील रेट और लोअर रेट ऑफ टीडीएस इज नॉट अवेलेबल इन सच अ केस। एक्चुअली सेक्शन 197 में ना एक ऑप्शन होता है कि आप अपने इनकम टैक्स ऑफिसर को, असेसिंग ऑफिसर को एक एप्लीकेशन लिख सकते हो, ठीक है, फॉर नो डिडक्शन ऑफ टीडीएस और लोअर डिडक्शन ऑफ टीडीएस। एग्जांपल से समझाता हूं। पता है मेरी कोई इनकम नहीं है, सिर्फ बैंक से ब्याज आता है, कुछ करते ही नहीं है तो इनकम कहां से होगी। बैठे रहते हैं घर में दिन भर, टीवी देखते हैं, मोबाइल देखते हैं, कुछ नहीं करते हैं, सिर्फ बैंक में कुछ पैसा पड़ा है, उसका ब्याज आता है। ब्याज कितना आता है? ब्याज आता है करीब 1 लाख रुपए के आसपास। तो बैंक उस पर टीडीएस काट देती है 10% के रेट से 10,000 रुपया। हमको मिलता कितना है ब्याज? 90,000 रुपया। मेरी टोटल इनकम कितनी है पता है? वही 1 लाख रुपया। मेरी टैक्स लाइबिलिटी बनती कितनी है? नील। तो मुझे इनकम टैक्स रिटर्न भी फाइल करने की आवश्यकता है नहीं। जिसकी 3 लाख रुपए तक की जीटीआई नहीं है उसको रिटर्न तक फाइल नहीं करना है, लेकिन मुझे फाइल करना पड़ता है। मैं करूंगा नहीं तो मेरा रिफंड मर जाएगा ना। टीडीएस मेरा 10,000 सब काट के रख लिए हैं, मेरी कोई और इनकम है ही नहीं, मेरा टैक्स बनता ही नहीं है, तो मुझे वो 10,000 रुपया वापस लेना है, इसलिए मुझे रिटर्न फाइल करनी पड़ती है। आफत है कि नहीं है? तो गवर्नमेंट कहती है कि अगर आपका टीडीएस नहीं कटना है, ठीक है, मतलब आपकी इनकम बहुत कम है और आपका कहीं कहीं से टीडीएस कट जा रहा है, तो आप अपने एओ को एप्लीकेशन लिखिए कि मुझे एक सर्टिफिकेट दो लिख के कि तुम्हारा कोई टीडीएस नहीं काटेगा। हम वो सर्टिफिकेट बनवा के अपने पास रख लेंगे और बैंक में जमा कर देंगे, और या जो भी मेरा टीडीएस काटेगा हम उसको जमा कर देंगे, कहेंगे टीडीएस मत काटो, देखो इनकम टैक्स डिपार्टमेंट वाले ने लिख के दिया है।
ठीक है। अच्छा, आप कहेंगे कि सर क्या हम चतुराई कर सकते हैं यहाँ पे, मेरी इनकम ज्यादा है, टैक्स बनता है, लेकिन फिर भी एओ को हमने समझा दिया कि भाई मेरी इनकम तो बहुत कम है, सर्टिफिकेट लेके सबको बांटे जा रहे हैं खटाखट, कहीं से टीडीएस नहीं कटवा रहे हैं। बेटा अगर किसी का टीडीएस नहीं कटता है ना, जिसने ये सर्टिफिकेट जमा किया है, ये इंफॉर्मेशन इनकम टैक्स को जाती है। एक बात समझिएगा, मैंने अपने एओ से ये सब सर्टिफिकेट बनवाया है, मतलब मेरे पास पैन नंबर तो है, ठीक है। तो अब अगर मेरा टीडीएस नहीं कटेगा ना, तो बैंक जब टीडीएस नहीं काटती है तो भी पैन की इंफॉर्मेशन लेती है और टीडीएस नहीं काटती है, ठीक है। और वहां पे कुछ लिखा जाता है कि आपने नो डिडक्शन ऑफ टीडीएस वाला अप्लाई किया हुआ है, तो ये इंफॉर्मेशन भी इनकम टैक्स को जाती है। तो जो जो आपका टीडीएस नहीं काट रहा है ना, इंफॉर्मेशन इनकम टैक्स के पास है। अगर इनकम टैक्स को ये पता चल जाए कि आपकी इतनी सारी इनकम है और आपने टीडीएस नहीं कटाया विच इज टैक्सेबल, तो आप गए काम से, फिर तो और उल्टा गेम हो जाएगा आपके साथ। तो चतुराई नहीं हो सकती यहाँ पे। इनफैक्ट बैंक के इंटरेस्ट के लिए तो आपको डिपार्टमेंट से कंफर्मेशन भी लेने की आवश्यकता नहीं है, आप सेल्फ क्लेम भी कर सकते हो बैंक को कि मेरा टीडीएस नहीं कटना चाहिए, वहां तो ये भी अलाउड है, लेकिन मैं अभी वो सब नहीं सिखा रहा हूं इतना, ठीक है। बैंक में सेल्फ क्लेम भी चलता है, बैंक में नो डिडक्शन ऑफ टीडीएस चाहिए तो सेल्फ क्लेम भी चलता है कि माई इनकम इज बिलो टैक्सेबल लिमिट, तो सेल्फ क्लेम भी चलता है। बट दैट्स वेरी रिस्की, बहुत सारे लोग इसको अवेल करते हैं ये समझ के कि अरे कुछ तो नहीं, एक टिक करना होता है और टीडीएस नहीं करता। अरे बेटा आपसे क्या चीज पे साइन करा रहा है आपको पता ही नहीं है, बहुत खतरनाक चीज है। आप अपने मम्मी पापा से भी पूछ लीजिएगा, कहीं ऐसा तो नहीं कि नॉन डिडक्शन ऑफ टीडीएस वाले पे चेकबॉक्स पे टिक लगा देते हैं, ठीक है। ये गलती ना हो, पहले का जमाना कुछ और था, ये सब चीजें इतनी ट्रेस नहीं होती थी, लोग बहुत ये सब करते थे। इसका मतलब होता है कि आप ये बात कह रहे हैं कि योर इनकम इज बिलो टैक्सेबल लिमिट, आप एक गलत कंसेंट पे साइन कर रहे हैं, ठीक है। यू आर लायबल फॉर पेनाल्टी, इनकम टैक्स के लॉ के हिसाब से आप गलत कंफर्मेशन दे रहे हैं, ठीक है। वो चेकबॉक्स बहुत इजी चीज नहीं है, प्लीज डू नॉट डू दैट। और अपने पेरेंट्स को ये बात तुरंत बताइएगा कि क्या वो बैंक में एफडी कराते समय, आरडी कराते समय उस चेक बॉक्स एक लगवाया जाता है नॉन डिडक्शन ऑफ टीडीएस, क्योंकि वहां पे सेल्फ हम कंफर्मेशन भी दे सकते हैं बैंक के इंटरेस्ट में ही, बाकी जगह ऐसा नहीं होता है। हाँ, आपका इंटरेस्ट बहुत ज्यादा आ रहा होगा तो बैंक खुद भी कह सकती है कि हम सेल्फ कंफर्मेशन नहीं मांगेंगे, फिर बैंक से आ जाता है कि आपका टीडीएस तो हम काट रहे हैं, एचओ से बैंक के आ जाता है ब्रांच में कि भाई इनका टीडीएस के लिए तो आप क्या करिए, एओ वाला मंगवाइए सर्टिफिकेट, ठीक है। लेकिन बाकी जगह तो एओ सर्टिफिकेट लगता ही लगता है, ठीक है। लेकिन इस सेक्शन के लिए एओ वाली सर्टिफिकेट नहीं चलेगी, समझे। जैसे तुम किसी से प्रॉपर्टी खरीद रहे हो, ठीक है, अब वो सर्टिफिकेट बनवा रखा है एओ से नॉन डिडक्शन ऑफ टीडीएस वाला, ठीक है। तुम उसको पेमेंट कर रहे हो प्रॉपर्टी की, तो कह रहा है कि ये लो सर्टिफिकेट, मेरा टीडीएस नहीं काटना है। अरे गलती मत कर देना, उसका टीडीएस काटना है। यहाँ नॉन डिडक्शन ऑफ टीडीएस वाला जो है वो बाकी के लिए, ये इमूवेबल प्रॉपर्टी के लिए नहीं है। इमूवेबल प्रॉपर्टी वाला 1% टीडीएस हर हाल में काटना है, राइट, हर हाल में काटना है, ऐसे याद रखिए। नॉन डिडक्शन ऑफ सर्टिफिकेट को कहिएगा फाड़ो फेंको, यहां पे लगेगा, यहां पे टीडीएस लगेगा, आपको बताना होगा उसे। अच्छा, जैसे हम नॉन डिडक्शन ऑफ टीडीएस है ना, वैसे ही लोअर डिडक्शन ऑफ टीडीएस का भी सर्टिफिकेट होता है। एओ सर्टिफिकेट बना के दे देता है, जैसे आप एओ से बनवा लेते हो कि मेरा बहुत ज्यादा टीडीएस कट जा रहा है बिना मतलब के, और मेरी इनकम तो नॉन टैक्सेबल है, मतलब बिलो टैक्सेबल लिमिट है, तो मुझे टैक्स तो देना नहीं है, ठीक है। आज की तारीख में तो देखिए 7 लाख रुपए तक टैक्स नहीं देना है, तो अगर मेरी इनकम 7 लाख के अंडर है और बहुत मेरा टीडीएस कट जाता है, तो हम एओ से कहते हैं देखिए, या फिर मेरा इनकम पे थोड़ा बहुत टैक्स बनता है, तो हम एओ से कहते हैं कि मेरा टैक्स तो बनता है लेकिन बहुत कम बनता है, देखिए, लेकिन टीडीएस बहुत ज्यादा कट जा रहा है, तो आप एक काम करिए, लोअर डिडक्शन का हमको सर्टिफिकेट बना के दे दीजिए। तो हमको एक सर्टिफिकेट बना के दे देता है 50% लोअर रेट ऑफ टीडीएस। तो अब कोई भी मेरा टीडीएस काटेगा तो आधा टीडीएस काटेगा, जितना होता है उसका आधा काटेगा। लोअर ओवर का तो देखिए प्रैक्टिकली बनता नहीं है, ठीक है। अब ये सब तो बनता नहीं है, हाँ नॉन डिडक्शन वाला बन जाता है। और किसके लिए एओ बना देता है, देखिए ये सब कहां पे होता है, सीनियर सिटीजन है, ठीक है। अब उसके पास सिर्फ ब्याज की इनकम होती है, मेजॉरिटी ऑफ द केसेस में वो रिटायर हो गया है, ब्याज की इनकम बस आ रही है, खाते में जो पैसा पड़ा है, और उसका बिना मतलब के टीडीएस कट जाता है, उसकी इनकम टैक्सेबल है नहीं, रिफंड लेने के लिए उसको रिटर्न फाइल करना पड़ता है। तो एओ भी देखता है यार बेकार में इस बुढ़ऊ का लफड़ा हो रहा है। प्लीज सॉरी इफ यू माइंड माई लैंग्वेज, मैं थोड़ा सा कैजुअल होके आपसे बात भी करता हूं, लैंग्वेज हमेशा वो रखता हूं जो आपके लिए बहुत ईजी है और फट से बैठ जाए।
तो ये वो कहता है कि भाई ये बुजुर्ग आदमी बेकार में परेशान होगा, टीडीएस कटेगी, रिटर्न फाइल करेगा, कितनी आफत हो जाएगी इसको। तो एक काम करते हैं कि हम क्या करते हैं, इसका नॉन डिडक्शन ऑफ टीडीएस वाला इसको सर्टिफिकेट दे देते हैं। अंडरस्टूड? एट, फॉर द पर्पस ऑफ सेक्शन 194 आइए अभी उसी की बात हो रही है। इफ द वैल्यू अडॉप्टेड और असेस्ड और एसेसिबल फॉर स्टैम्प ड्यूटी पर्पस इज मोर देन द एक्चुअल कंसिडरेशन पेड और पेबल, देन सच वैल्यू शैल बी कंसिडर्ड फॉर द पर्पस ऑफ डिडक्शन ऑफ टैक्स एट सोर्स। क्या मतलब है? सेल कंसिडरेशन प्रॉपर्टी की है 45 लाख रुपीस, स्टैम्प ड्यूटी वैल्यू प्रॉपर्टी की है 55 लाख रुपीस। ठीक है, तो क्या टीडीएस कटना है पहले तो मुझे ये बताइए, क्योंकि आप पेमेंट कितनी करोगे, जितने में प्रॉपर्टी बिक रही है, सेल कंसिडरेशन यही है, तो पेमेंट भी तो आप यही 45 लाख रुपए ही करेंगे। क्या टीडीएस कटेगा? पहला क्वेश्चन तो ये, क्योंकि 50 लाख रुपए से ऊपर की पेमेंट पे टीडीएस कटता है। आंसर इज यस, क्योंकि अगर स्टैम्प ड्यूटी वैल्यू से कम में आप प्रॉपर्टी खरीद रहे हो ना, तो स्टैम्प ड्यूटी वैल्यू को ही पेमेंट वैल्यू मानी जाएगी, मतलब यही वैल्यू मानी जाएगी फॉर द पर्पस ऑफ डिडक्शन ऑफ टीडीएस। 55 लाख रुपए का 1% टीडीएस कटेगा, टीडीएस इतना कटेगा। ठीक है, 55 लाख 55,000 रुपया। ठीक है, तो 45,000 में से 55,000 रुपया लेस होगा टीडीएस का, अब बैलेंस आप पेमेंट करेंगे, कितना हो गया? 44,45,000 ये पेमेंट होगा। The registering officer shall not register the document unless the transferee furnishes the proof of deduction and payment of such tax. अच्छा, एक चीज ये भी बता दें, आज की तारीख में ना प्रैक्टिकली आप रजिस्ट्री करा ही नहीं पाएंगे। जैसे जहाँ पे रजिस्ट्री होती है, रजिस्ट्रार ऑफिस में जाते हैं, जहाँ पे स्टैम्प पेपर पे अपने सामने रजिस्ट्रार साइन कराता है बायर सेलर को, दोनों को, और फिर प्रॉपर्टी रजिस्टर हो जाती है बायर के नाम पे, तो वहाँ पे आप स्टैम्प पेपर्स तो लेके जाएंगे ही रेडी, साथ में आपको ये टीडीएस की रिसिप्ट भी लेके जानी पड़ेगी कि टीडीएस काट के जमा हो गया है। अगर ये जमा नहीं हुआ होगा ना, वो रजिस्ट्री भी नहीं करेगा। मतलब ये 55,000 रुपए की रसीद लेके जाना रजिस्ट्री ऑफिस, नहीं तो वो रजिस्ट्री होगी नहीं। 9th, for the purpose of section 194 a consideration for immovable property shall include all charges paid toward club membership fee, car parking fee, electricity, water facility fee, maintenance fee or any other charges of similar nature which are incidental to transfer of immovable property. अब देखिए, ये भी मैंने बताया था कि बहुत सारे लोग फ्लैट कैसे बेचते हैं। 194 आईए का जब प्रैक्टिकल एग्जाम्पल कराए थे कि बोला फ्लैट का 48 लाख रुपया, फिर पार्किंग का 5 लाख रुपया, 2 लाख रुपया इलेक्ट्रिसिटी मीटर का, तो सब मिला के जितना टोटल पेमेंट आप दे रहे हैं मूवेबल प्रॉपर्टी का, उस वैल्यू पे ही क्या होगा? टीडीएस कटेगा। बिल्कुल 194 आईए की तरह कंपल्सरी है 194 आईबी। देखिए यहां पे भी यही कह रहा है, 10 लेने की आवश्यकता नहीं है। फॉर द पर्पस ऑफ सेक्शन 194 आईबी डिडक्टर शैल नॉट बी रिक्वायर्ड टू ऑब्टेन 10 एंड दे शैल डिडक्ट टीडीएस ओनली वंस इन अ प्रीवियस ईयर। एक बार ही टीडीएस काटना होता है। एग्जाम्पल याद है 194 आईबी का? 60,000 रुपए महीने का रेंट दे रहा था, याद करिए। मैंने बताया कि मार्च महीने का जो किराया था उसमें से पूरे साल भर के किराए का टीडीएस एक बार में काट लिया था। 7,20,000 हुआ साल भर का किराया, और इंटू 5% 36,000 रुपया। 36,000 रुपया आखिरी के किराए में से डिडक्ट कर लेगा बस वो। ठीक है, वंस इन अ प्रीवियस ईयर इन द मंथ ऑफ मार्च। पूरा साल भर का टीडीएस एक ही महीने में काट लीजिए, मार्च महीने में। नेक्स्ट देखिए 11th, टीडीएस कैन बी डिपॉजिटेड अंडर सेक्शन 194M विदाउट एनी रिक्वायरमेंट टू ऑब्टेन 10। 194M भी तो कंपल्सरी वाला है, तो क्या एक बार आपके दिमाग में बैठा दे, जहां जहां टीडीएस काटना कंपल्सरी है, 3 सेक्शन है 194 आईए आईबी एम, वहां 10 की आवश्यकता नहीं। क्लियर? Exemption from TDS of 5% being deducted from commission payable to individual insurance agent
subject to their fulfilling a self declaration that their income is below taxable limit. अगर ये 5% इंश्योरेंस एजेंट का 5% टीडीएस कटता है ना, अगर ये इंश्योरेंस एजेंट अपना सेल्फ डिक्लेरेशन दे दें कि मेरी इनकम बिलो टैक्सेबल लिमिट है, तो यहां पे भी टीडीएस नहीं कटेगा। ये चीज कहां कहां होती है? ये सेल्फ डिक्लेरेशन दो जगह चलता है। मैंने एक बताया आपको, बैंक इंटरेस्ट में चलता है, ठीक है, और ये नया आया है, ये पहले नहीं था, ये नया आया है इंश्योरेंस कमीशन में। इंश्योरेंस कंपनी इंश्योरेंस एजेंट को कमीशन जब देगी, तो वो अगर सेल्फ डिक्लेरेशन दे दिया भाई कि मेरी इनकम टैक्सेबल है ही नहीं, मत काटो मेरा टीडीएस, तो इंश्योरेंस कंपनी नहीं काटेगी उनका टीडीएस। टीडीएस विल बी डिडक्टेड ऑन अमाउंट पेड और पेबल विदाउट इंक्लूडिंग जीएसटी ऑन सर्विसेज कंपोनेंट। अब ये क्या मतलब है? मेरे ऑडिटर साहब ने बिल किया मुझे ऑडिट फी का, ठीक है, ऑडिट फी कितना, 1 लाख रुपया पकड़ लेते हैं, चलिए, प्लस जीएसटी 18% जीएसटी है इस पर, 1,18,000 रुपये ये बिल किया उसने, ठीक है। हम टीडीएस कितना काटेंगे? टीडीएस होता है 10% अंडर सेक्शन 194JB, कितना? 10% किसका? इसका बेटा। टैक्स पे जीएसटी पे टीडीएस नहीं कटता है, बस यही समझाना चाहता हूं, ठीक है। तो कहीं पे भी जीएसटी पे टीडीएस नहीं कटेगा, जो अमाउंट बिफोर जीएसटी होगा उस पे टीडीएस काट के आप पे करेंगे। तो हम इसका 10% काटेंगे, 10,000 रुपये, और पेमेंट करेंगे 1,08,000 रुपये। ये होगी पेमेंट, हर जगह यही होगा। जहां पे भी सामने वाला जीएसटी चार्ज कर रहा है, तो आप जीएसटी के पहले जो अमाउंट है, अमाउंट बिफोर जीएसटी वाले पे टीडीएस करता है। टोटल 1,18,000 की बिल बनाए, आप पे करेंगे उसको कितना? 1,08,000, 10,000 रुपये टीडीएस काटेंगे इसका। स्पेसिफाइड पर्सन मींस, स्पेसिफाइड पर्सन का मतलब क्या होता है? जिसका टर्नओवर स्पेसिफाइड लिमिट से ज्यादा है, वो स्पेसिफाइड पर्सन है, ठीक है। या ऐसे कह लीजिए जिसको टीडीएस काटना है, राइट, जिसको टीडीएस काटने की लायबिलिटी नहीं आती, वो स्पेसिफाइड पर्सन नहीं है। एक्चुअली ये स्पेसिफाइड पर्सन का यूज कहां पे किया गया? वर्चुअल डिजिटल एसेट में। वहां पे ऐसे बोला गया कि जो स्पेसिफाइड पर्सन है, मतलब जिनको टीडीएस काटने की लायबिलिटी जिनके ऊपर आती है, वो 50,000 रुपए के ऊपर टीडीएस काटेंगे, और जिनके ऊपर टीडीएस काटने की लायबिलिटी नहीं आती, काटना तो उनको भी है यहां, वो 10,000 के ऊपर काटेंगे, ठीक है। तो वहीं पे ये डेफिनेशन आई थी। टीडीएस सर्टिफिकेट, मैं आपको बार बार बोलता हूं ना कि जब भी कोई मेरा टीडीएस काटेगा तो वो मुझे टीडीएस की रसीद पकड़ाएगा, उसी को कहते हैं टीडीएस सर्टिफिकेट, कि भाई उसने काट के जमा कर दिया, उसी की रसीद देगा मुझे। दैट्स कॉल्ड टीडीएस सर्टिफिकेट। मैंने बोला था कि प्रैक्टिकली कोई लेता नहीं है आजकल, और समझदार लोग तो नहीं लेते, मैं तो नहीं लेता। मैंने तो आज तक किसी को बोला ही नहीं मेरा टीडीएस काट के सर्टिफिकेट दो, ठीक है। कितने लोग मेरा टीडीएस काट रहे होंगे? मुझे लगता है कुछ भी नहीं तो कम से कम 50 से 60 लोग तो टीडीएस काटते हैं मेरा, मिनिमम। मतलब इतने सारे लोगों से पेमेंट आ रही होगी जो हमारा टीडीएस भी काटते हैं। यस, नियरली 50 to 60% टीडीएस काट रहे होंगे मेरा, ठीक है। चाहे वो मेरी इंडिविजुअल पेमेंट हो या मेरी कंपनी की पेमेंट हो, मिला के 50-60 लोग टीडीएस काट रहे होंगे, whether to study at home when they are making payment to study at home private limited or to राज अग्रवाल। तो 50-60 लोग टीडीएस काटते हैं, लेकिन मैंने आज तक कभी किसी से टीडीएस सर्टिफिकेट नहीं मांगा। क्यों नहीं मांगा? क्योंकि मैं ट्रेसेस पे जाता हूं और किसने किसने मेरा टीडीएस जमा किया है वो देख लेता हूं, और अगर किसी का नहीं दिखाई देता है तो फट से उसको ईमेल करवाता हूं अपने अकाउंट सेक्शन से कि भाई इससे पता करो। मतलब ये अकाउंट सेक्शन का ही काम है कि भाई तुम चेक करते रहा करो, जो जो टीडीएस काट के पेमेंट कर रहा है देख लिया करो उतना टीडीएस रिफ्लेक्ट कर रहा है कि नहीं। हालांकि ये भी ध्यान देना होगा कि रिफ्लेक्ट कब करेगा। अगर अप्रैल मई जून में किसी ने काटा है तो वो जुलाई में रिफ्लेक्ट करेगा। ये नहीं कि अप्रैल में काटा खर्च से जाके ट्रेसेस में देख रहे हो अरे नहीं जमा हुआ। अरे अभी सरकार को खुद ही नहीं पता चला इनकम टैक्स को कि तुम्हारा जमा किया है, सामने वाला कर दिया अप्रैल का अगले महीने की 7 तारीख को, यानी अप्रैल का वो तो कर दिया जमा 7 मई को, लेकिन रिटर्न कब वो अपनी जमा करेगा टीडीएस की? अप्रैल मई जून की जुलाई में, तब जाके इनकम टैक्स को पता चलेगा और इनकम टैक्स मेरे ट्रेसेस में अपडेट करेगा कि तेरा टीडीएस इतना कटा है, राइट। तो टीडीएस सर्टिफिकेट, लेकिन लॉ तो कहता है भाई टीडीएस सर्टिफिकेट दे दिया करो, ठीक है। अच्छा, सामने वाला मांगेगा तो आपको देना पड़ेगा, ये नियम है, ये लॉ है, कानून है। अगर कोई किसी का आप टीडीएस काटे हो, सामने वाला आपको मेल कर रहा है, कह रहा है कि मुझे टीडीएस सर्टिफिकेट दीजिए, आपको देना पड़ेगा, एंड इट्स अ लॉ।
आप इसको डिनाई नहीं कर सकते हैं कि आप छोड़ दिए, आप टीडीएस सर्टिफिकेट नहीं दे रहे हो। ठीक है, जैसे मैं अपने एम्प्लॉय का टीडीएस काट रहा हूं, ठीक है, मैंने कहा देख लेना ट्रेसेस में, ऐसे तो अपने एम्प्लॉय से कुछ भी बोल देंगे हम, लेकिन यहां नहीं बोल सकते, ये अनलॉफुल है। खर्च से अगर एक मेल पे अगर मैंने ऐसा लिख के दे दिया ना उसको, तो इनकम टैक्स पहुंचा देगा वो। ठीक है, आई विल बी पेनलाइज्ड फॉर इट, आई हैव टू गिव टीडीएस सर्टिफिकेट। सैलरी पे टीडीएस सर्टिफिकेट, सैलरी में तो हर महीने टीडीएस काट रहे हैं, लेकिन सर्टिफिकेट एक बार में साल का देना होता है। ठीक है, फॉर्म 16 उसको कहा जाता है, ये सर्टिफिकेट का नाम है, यही है टीडीएस सर्टिफिकेट। क्या देते हैं? फॉर्म 16। ठीक है, हम अपने एम्प्लॉय को फॉर्म 16 देंगे कब? 31 मई को देंगे, यानी प्रीवियस ईयर 23-24 का। जल्दी से बताइए, प्रीवियस ईयर 23-24 में हम जितना टीडीएस काटे हैं अपने एम्प्लॉय का, वो हम उनको सर्टिफिकेट कब तक देंगे? 31 मई 24 तक। 2 महीने का समय सरकार दे रही है। मार्च में ये साल पूरा हुआ, अप्रैल मई तक कह रही है कि दे दो उनको सर्टिफिकेट, और पूरे साल का एक ही बार में दिलवा भी रही है, बार बार नहीं। बाकी दूसरी कोई इनकम पे हम किसी का टीडीएस काट रहे हैं, मतलब बाकी और कोई पेमेंट पे टीडीएस काट रहे हैं, तो हम फॉर्म देंगे, फॉर्म 16 है, ये सर्टिफिकेट होता है। और कब देंगे? 15 दिनों के अंदर अंदर अपनी टीडीएस स्टेटमेंट फर्निश करने के बाद, मतलब अपना टीडीएस का जो रिटर्न है वो जैसे ही हम जमा करेंगे उसके 15 दिन के अंदर अंदर दे देंगे। एक्चुअली जब तक हम टीडीएस रिटर्न जमा नहीं करेंगे सर्टिफिकेट निकलेगा ही नहीं। जब हम सरकार को ये बताते हैं कि इसका 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 हमने इतना टीडीएस जमा किया है, तो अब सबका सर्टिफिकेट जनरेट हो जाता है मेरे पोर्टल पे ही। अब हम डाउनलोड कर करके सबको दे सकते हैं, राइट। अच्छा, गवर्नमेंट तो इतना रिमाइंडर भेजती है, जैसे गवर्नमेंट ने इस समय जो टेक्नोलॉजी यूज की है, बड़ी शानदार टेक्नोलॉजी है। टीडीएस का सर्टिफिकेट अगर हम डाउनलोड नहीं किए रहते हैं ना ऑनलाइन, मतलब मेरे लॉगिन के अंदर टीडीएस का सर्टिफिकेट आ गया, अगर हम डाउनलोड नहीं किए रहते हैं तो इनकम टैक्स हमें रिमाइंडर भेजता है कि तुम टीडीएस का सर्टिफिकेट डाउनलोड क्यों नहीं किए हो राज अग्रवाल, यानी तुम डाउनलोड करके भेज नहीं रहे हो सामने वाले को, क्योंकि इनकम टैक्स मना थोड़ी ना कर रहा है, इनकम टैक्स तो कहता है सर्टिफिकेट देना है ना, ये तो हमसे कोई मांगता नहीं है तो हम भी नहीं देते। देखिए सच पूछे ना तो आज कोई मांग भी नहीं रहा है, मैंने तो बड़ी चतुराई में बताया कि मैं किसी से लेता नहीं हूं, हमसे भी कोई नहीं मांग रहा। मेरे यहाँ जितने भी टीचर्स हैं उनका टीडीएस कट रहा है, हाँ ठीक है, जितने इंप्लॉइज हैं जो भी बेसिकली 7 लाख रुपए से ऊपर कमा रहे हैं उनका टीडीएस कट रहा है, हाँ। लेकिन कोई टीचर्स वगैरह इनका तो 194 जेबी में कट रहा है, 10% टीडीएस कट रहा है, उनको तो क्वार्टरली बेसिस पे हमको देना था। कोई मांग रहा है हमसे? कोई नहीं मांगता, कोई मांग ही नहीं रहा है। क्यों? क्योंकि सब कोई समझदार है ना भाई, सब ट्रेसेस पे चेक कर लेंगे। और सच बात तो ये है कि हमारे यहाँ ज्यादातर कौन है, सीए सीएस, यही सारे हमारे कनेक्शन वाले लोग हैं जो इनकम टैक्स की जानकारी रखते हैं पूरी, तो इसलिए भी वो नहीं मांगते। जमा कब करना होता है टीडीएस? अगर डिडक्टर अदर देन गवर्नमेंट है, अगले महीने की 7 तारीख, देखिए अप्रैल टू फेब, अगले महीने की 7 तारीख। मार्च का टीडीएस जमा करने के लिए ज्यादा समय मिलता है, आपने पहले भी पढ़ा है, मार्च का टीडीएस हम 30 अप्रैल तक जमा कर सकते हैं। ऐसा क्यों होता है? क्योंकि टीडीएस पे करना होता है एक्रूअल और पेमेंट विच एवर इज अर्लियर। ठीक है, 31 मार्च को, सिर्फ 31 मार्च को ही एक्रूअल की बहुत सारी एंट्री होती है हर एंटिटी में, बहुत सारी एंट्री होती है हर ऑर्गेनाइजेशन में। पता है हम सोच सोच के 31 मार्च को लिखते हैं, किसी का पैसा बाकी तो नहीं रह गया, फिर याद आता अरे वो आया था काम करके, इलेक्ट्रीशियन गया था पैसा नहीं ले गया, 31 मार्च को हम ड्यू कराते हैं उसका, 5,000 रुपया उसको देना है, 20,000 रुपया उसको देना है। तो ऐसे सोच सोच के लोग एंट्रीज करते हैं। यस, 31 मार्च को बहुत सारी ड्यू की एंट्री होती है, जो बेसिकली ड्यूरिंग द ईयर कोई काम कर दिया, सर्विसेज दे दिया, वो पैसा भी लिया नहीं है, तो वी हैव टू मेक द ड्यू एंट्री, राइट। बहुत सारे लोग क्या करते हैं, ऐसा भी होता है कि बहुत सारे लोगों ने कंटिन्यूअस सर्विस हमें देते जा रहे हैं, और भाई छोटी मोटी है, बहुत बड़ी सर्विस नहीं है उनकी, और बहुत ऑर्गेनाइज्ड बिजनेसमैन भी वो नहीं है कि पीरियोडिकली वो बिल भी करता जाए। अब वो 31 मार्च को कहता है कि अभी तक का हिसाब एक बार कर लेते हैं, चलिए, तो 31 मार्च को फिर उसकी भी ड्यू कराते हैं हम कि कितना अभी तक का पेमेंट हो गया उसका। तो इसलिए सरकार ना 31 मार्च को जानती है कि ड्यू बेसिस पे बहुत सारी एंट्री कर करके आप उसका टीडीएस जमा करना होगा आपको, तो इसलिए थोड़ा ज्यादा समय दे देती है कि भाई 7 अप्रैल तक नहीं होगा, बहुत सारी चीज हमको थोड़ा लेट भी याद आएगी तो हम ड्यू करा लेंगे 31 मार्च को, राइट, और पेमेंट कर देंगे। 30 अप्रैल तक यहां समय मिलता है। गवर्नमेंट टीडीएस कब तक जमा? क्या गवर्नमेंट टीडीएस काटती है? आंसर इज यस। कटवाती है? आंसर इज नो। कटवाती नहीं है अपना टीडीएस, काटती है। तो गवर्नमेंट टीडीएस काटेगी तो कब तक जमा करेगी? अगर वो विदाउट चालान कर रही है, मतलब ऑनलाइन पेमेंट कर रही है, तो सेम डे जमा करेगी गवर्नमेंट।
गवर्नमेंट आज टीडीएस काटेगी, आज ही जमा कर देगी, हाथों हाथ जमा करेगी। और अगर विथ चालान कर रही है, यानी बैंक में जमा करवा रही है गवर्नमेंट, ठीक है, गवर्नमेंट अगर बैंक में टीडीएस जमा करा रही है आपका, तो वो अगले महीने की 7 तारीख जैसे सभी लोग कराते हैं वैसे कराएगी। आपको इससे मतलब नहीं है, ये नहीं पूछेगा, मतलब यू कैन इग्नोर दिस पॉइंट टू, आपके लिए बस यही है। ड्यू डेट ऑफ डिपॉजिट ऑफ स्टेटमेंट ऑफ टीडीएस, इसी को बोलते हैं टीडीएस रिटर्न। स्टेटमेंट ऑफ टीडीएस या टीडीएस रिटर्न कब जमा करता है, कौन जमा करता है ये? हु इज डिपॉजिटिंग दिस? डिडक्टर, जो टीडीएस काटता है, टीडीएस काटने वाला रिटर्न जमा करेगा। इस रिटर्न में वो क्या बताता है कि मैंने किसकी किसकी कितनी कितनी टीडीएस काटी। अप्रैल मई जून का टीडीएस की रिटर्न कब जमा करेगा? जुलाई 31। मतलब ऐसे समझ लीजिए जब भी क्वार्टर खत्म होता है तो अगले महीने की आखिरी तारीख, क्वार्टर खत्म होने के बाद अगले महीने की आखिरी तारीख, अप्रैल मई जून का जुलाई 31, फिर जुलाई अगस्त सितंबर क्वार्टर हुआ तो 31 अक्टूबर, फिर अक्टूबर नवंबर दिसंबर हुआ तो 31 जनवरी, फिर जनवरी फरवरी मार्च हुआ तो 30 अप्रैल नहीं 31 मई, आखिरी वाले क्वार्टर का 2 महीना, बाकी सब में 1-1 महीना, आखिरी वाले क्वार्टर का 2 महीना। आप कहेंगे क्यों ऐसा सर, ऐसा क्यों? अरे बेटा सिर्फ टीडीएस जमा करने के लिए 1 महीना मिल जा रहा था, 30 अप्रैल तक तो टीडीएस जमा ही हो रहा है, तो रिटर्न जमा करने के लिए थोड़ा सा और टाइम दे दो भाई, 31 मई तक। आई होप दिक्कत नहीं है, याद, ये सब याद करने वाली चीज है, वैसे भी याद हो ही गया होगा आपको। क्रेडिट फॉर टैक्स डिडक्टेड एट सोर्स, आइए ये समझाते हैं सेक्शन 199 क्या है। मिस्टर एक्स है, इसने मिसेज एक्स को 1 करोड़ रुपए दिए। मिसेज एक्स ने इस 1 करोड़ रुपए की बैंक एफडी करा दी, ठीक है। तो एक बात बताइए, इस बैंक एफडी से जो इंटरेस्ट आएगा मिसेज एक्स को, ठीक है, मिसेज एक्स ने एफडी करा दी बैंक में, बैंक अब मिसेज एक्स को इस पे इंटरेस्ट देगा, तो ये इंटरेस्ट किसकी इनकम होगी? ये इंटरेस्ट की इनकम क्लब हो जाएगी मिस्टर एक्स के हाथ में, ये इनकम यहां क्लब हो जाएगी। लेकिन एक बात ये भी समझिए कि जब बैंक मिसेज एक्स को ब्याज देगा तो उस पर टीडीएस भी तो मिसेज एक्स का काटेगा, काटेगा कि नहीं? हाँ, ये एफडी किसके नाम से हुई है? मिसेज एक्स के नाम से। पैन नंबर किसका डला है? मिसेज एक्स का डला है, ठीक है। क्या इनकम टैक्स ये पता करेगा क्या मिसेज तुम कहां से पैसा लाई हो, मिस्टर एक्स दिया है क्या, क्लबिंग हुई है क्या? अरे उसको इनकम टैक्स के कानून से क्या मतलब है? मिसेज एक्स की एफडी है, उसके खाते से एफडी हुई है, उसका टीडीएस कट जाएगा। जबकि इनकम मिस्टर एक्स के हाथ में क्लब हो रही है, तो मिसेज एक्स के हाथ में तो इनकम ही नहीं जा रही है, तो उसका टीडीएस कैसे क्लेम होगा? राइट। तो अब टीडीएस के लिए गवर्नमेंट ने क्या बोला कि अगर इनकम क्लब हो रही है तो उस इनकम का टीडीएस भी कौन अवेल कर सकता है? वही बंदा अवेल कर सकता है जिसके हाथ में इनकम क्लब हो रही है, तो ये टीडीएस भी ये अवेल कर सकता है। याद रहेगा आपको, अगर इनकम क्लब हो रही है तो उस इनकम की टीडीएस भी क्लब हो जा रही है, ऐसे समझिए। तो जिसके पास इनकम जा रही है उसी के पास टीडीएस भी चला जाएगा। ये सेक्शन 199 पढ़ाते हैं आपको। द होल और एनी पार्ट ऑफ द इनकम ऑन विच टैक्स हैज बीन डिडक्टेड एज सोर्स इज एसेसिबल इन द हैंड्स ऑफ पर्सन अदर देन डिडक्टी। द क्रेडिट फॉर होल और एनी पार्ट ऑफ द टैक्स डिडक्टेड एज सोर्स एज द केस में बी शैल बी गिवन टू द पर्सन एंड नॉट टू द डिडक्टी। जिसका कटा है उसका नहीं होगा टीडीएस, टीडीएस भी उसी पर्सन का होगा जिस पर्सन के हाथ में इनकम क्लब हो रही है। Now fee and penalty for delay in furnishing TDS statement and penalty for incorrect information in TDS statement, दो चीजें हैं। अगर आप लेट TDS स्टेटमेंट जमा करोगे, आपको सर लेट जैसी बात तो हम पहले पढ़ चुके हैं, नहीं, वो क्या पढ़े थे आप? TDS लेट काटे या लेट जमा किए, TDS लेट जमा किए, ये क्या है? TDS की रिटर्न लेट जमा कर रहे हो, ठीक है। TDS की रिटर्न कब जमा करनी होती है? क्वार्टर खत्म होता है तो उसके बाद वाले महीने की आखिरी तारीख, पहले क्वार्टर का 31 जुलाई। लेकिन अगर आप 31 जुलाई को नहीं किए तो क्या होगा, वो यहां सीखोगे। और अगर आपने इनकरेक्ट इंफॉर्मेशन टीडीएस स्टेटमेंट में दे दिया, यानी पैन नंबर गलत लिख दिए, तो उसकी पेनाल्टी क्या होती है, वो भी यहीं पे दी है। तो मैंने बताया था ना कि अगर आप गलत टीडीएस पैन नंबर दे देंगे तो भी पेनाल्टी लगा देगी सरकार। और गलत पैन हम क्यों दे रहे थे आपको, ये भी मैंने बताया। मतलब अगर मैं सीधे ऐसे बोल देता गलत पैन की पेनाल्टी लग रही है, गलत पैन नंबर डालने की पेनाल्टी लग रही है, तो आपको लगता है जेन्युइन है भाई, गलत पैन नंबर डाल रहा है, वो तो चोरी कर ही रहा है, गलत काम कर रहा है। मैं आपको बताना चाह रहा था गलत पैन नंबर डालने वाला बंदा गलत नहीं है, समझने की कोशिश करना, ठीक है, वो चोर नहीं है,
वो कोई चोरी वोरी नहीं कर रहा है, मजबूरी समझिएगा, तो सामने वाला पैन नहीं दे रहा है उसको, वो तो ईमानदार बंदा है, फिर भी पैन मतलब उसका टीडीएस जमा करना चाह रहा था। अब एक एक्चुअली सरकार ना अड़ी पड़ी है कि नहीं हमको तो सही पैन नंबर चाहिए, इसलिए पेनाल्टी लगा रही है, डरा रही है कि आप भाई इस सामने वाले से पैन लीजिए। एक्चुअली गवर्नमेंट भी क्या करे, गवर्नमेंट को तो चोरी पकड़ना है ना, 100 में 99 अगर सही है लेकिन एक भी चोर है तो पकड़ेंगे ना, अब उसको क्या किया जाए, नहीं तो जो सही है वो भी चोर बन जाएगा। बात तो ये है ना, सरकार अगर लीनियंट हो जाए तो जो सही है वो भी चोर बन जाएगा कि भाई कोई पकड़ने वाला नहीं है तो चोर ही बन जाओ। तो सरकार चाह रही है कि हर कोई प्रेशराइज करे, पेंट वाले को, सिविल कॉन्ट्रैक्टर को, सबको बोले कि पैन लाओ, इसलिए डंडा कर रही है व्यापारियों पे। In order to provide effective deterrence against delay in furnishing of TDS statement, it is provided that to levy a fee of 200 per day for late furnishing of TDS statement. तो जैसे 31 जुलाई को आपको जमा करना था, लेकिन आप 2 अगस्त को जमा करेंगे तो 2 दिन की पेनाल्टी लग जाएगी, 400 रुपये हो जाएगा, 200 रुपये पर डे की पेनाल्टी है, हाईलाइट कर दें इसको, 200 रुपये पर डे। From the due date of furnishing of TDS statement to the date of furnishing of TDS statement. However, the total amount of fee shall not exceed the total amount of tax deductible during the period for which TDS statement is delayed. क्या मतलब है? अप्रैल से जून क्वार्टर में टोटल टीडीएस डिडक्टेड कितना था? मान लेते हैं 550 रुपया, ठीक है। ड्यू डेट ऑफ टीडीएस रिटर्न क्या है? 31 जुलाई। मान लेते हैं ये अप्रैल टू जून 2023 का टीडीएस है, तो 31 जुलाई 2023 इज द लास्ट डेट, ठीक है, टू डिपॉजिट टीडीएस रिटर्न। तो मान लीजिए डेट ऑफ डिपॉजिट जो है, डेट ऑफ टीडीएस रिटर्न क्या है? एक्चुअल डेट ऑफ टीडीएस रिटर्न फाइल्ड इज 5 अगस्त 2023। तो 5 दिन की पेनाल्टी कितनी होगी? 5 days इंटू 200, 1000। लेकिन फी पता है कितनी लगेगी? फी फॉर डिले ये लगेगी 550 रुपये। कह रहा है जितना टीडीएस उस क्वार्टर में आप काटे थे उससे ज्यादा पेनाल्टी नहीं लगा देंगे। 550 रुपये का टोटल टीडीएस काट के बैठा हुआ है, तुम 1000 रुपये की पेनाल्टी लगा दोगे उसके ऊपर, ठीक है। ये टीडीएस जमा कर दिया है कि नहीं? ये टीडीएस तो वो जमा कर ही दिया है, क्योंकि अगर ये टीडीएस नहीं जमा किया होगा तो उसका तो अलग से वो इंटरेस्ट देता ही है। ये टीडीएस तो वो जमा कर ही चुका है और जमा करने के बाद ही रिटर्न फाइल कर रहा होगा। तो एक तो 550 रुपया तो तुम ले ही चुके हो, अब तुम 550 रुपया के ऊपर तुम 1000 रुपया पेनाल्टी थोड़ी ना ले लोगे, अरे 550 रुपया और ले लो। यही कह रहा है कि भाई 200 रुपया पर डे के हिसाब से लेंगे, लेकिन जितना टीडीएस उस क्वार्टर का है, जितना टीडीएस काट के उस क्वार्टर का जमा किया उससे ज्यादा पेनाल्टी नहीं ले लेंगे। Provided that in addition to the said fee, a penalty ranging from 10,000 to 1 lakh shall be levied for not furnishing TDS statement within prescribed limit. अब देखिए एक बात समझिएगा, यहां पे कह रहा है फी और यहां कह रहा है पेनाल्टी। पेनाल्टी कितनी? 10,000 से 1 लाख, दोनों बात अंतर है। यहां पे कह रहा है फी, ये कह रहा है पेनाल्टी। जहां भी वर्ड पेनाल्टी यूज होती है आप ये समझ लीजिए कि पेनाल्टी अगर लिखी गई है कि लगेगी तो जरूरी नहीं है कि लगेगी। आप कह रहे सर ये कौन सी नई कहानी आप भी बोलते हैं, एकदम अजीब अजीब बात करते हैं यार सर, आप कुछ नहीं समझ में आता, एकदम पता नहीं क्या आपसे पढ़ लिए इनकम टैक्स, कुछ भी। पेनाल्टी लिखी है कि लगेगी तो इसका मतलब है जरूरी नहीं है कि लगेगी। आइए समझाता हूं आपको, अगर ये बात नहीं समझ में आती तो एक दूसरी बात समझाता हूं। कभी ट्रेन में ट्रेवल किए हो तो ट्रेन में देखते हो कि चेन होती है, एक चेन देखियो कि नहीं? देखे हो ट्रेन, जिसको खींचेंगे तो गाड़ी खड़ी हो जाएगी, और वहां लिखा भी रहता है कि चेन खींचने से गाड़ी रुक जाएगी, कुछ ऐसा लिखा रहता है। पुल चेन टू स्टॉप ट्रेन, पुल चेन टू स्टॉप ट्रेन, ऐसा कुछ लिखा रहता है। लेकिन उसी के नीचे ध्यान से पढ़िए तो लिखा रहता है कि चेन खींचने पे 2,000 रुपए का जुर्माना और 6 महीने की जेल होगी। अरे ये क्या बकवास है?
करो खींचो तो रुकेगी, तुम लगाए क्यों हो? जब तुम हमको जेल में डाल दोगे पे और 2000 रुपया ले लोगे तो लगाना ही नहीं चाहिए, हटा दो फिर इसको। आइए इसका मतलब समझाते हैं। इसका मतलब ये होता है जहां भी पेनाल्टी लिखी रहती है, ये पेनाल्टी है, 6 महीने की जेल हो जाएगी, 2000 रुपए का जुर्माना लगेगा, इट्स एन पेनाल्टी। तो ये अगर लिखा है कि लगेगी तो जरूरी नहीं है लगेगी, अगर ये मैलाफाइड इंटेंशन से होगी तब लगेगी। यानी अगर आपने गलती की है ये खींचने में तो लगेगी। जैसे मान लीजिए मेरा 2 साल का बच्चा ट्रेन से उतर जाता है, ट्रेन कहीं रुकती है किसी रेलवे स्टेशन पे, मेरा 2 साल का बच्चा उतर जाता है ट्रेन से, राइट। अब मैं देख रहा हूं, मैं तो सोचा ट्रेन में खेल रहा है, दौड़ दौड़ के खेल रहा था, पता नहीं कब उतर गया, ध्यान नहीं दिया मैंने। अब बताइए बच्चा उतर गया है 2 साल का, ट्रेन की चेन खींचे कि ना खींचे? खींचेंगे। अब मुझसे पूछा जाएगा इसके बाद कि आपने ये गलत काम किया है, मैं रीजन बताऊंगा कि भाई मेरा 2 साल का बच्चा था, वो ट्रेन से उतर गया था, बताइए खींचे कि नहीं खींचे? तो कहा जाएगा सही है, कोई बात नहीं, पेनाल्टी नहीं लगेगी। अब दूसरा एग्जांपल लेते हैं, मैंने चेन खींचा, क्यों पता है? क्योंकि मेरी बीवी उतर गई थी रेलवे स्टेशन पे। क्यों उतर गई थी अब ये भी बताता हूं। अपनी कुछ सहेलियों को किसी स्टेशन पे बुलाई थी, मतलब फलाने स्टेशन पे, जिस भी स्टेशन पे वो उतरी वहां पे कुछ उनकी सहेलियां थी, उनको बुलाई थी बात करने के लिए। तो स्टेशन पे रुक के उतर के बात कर रही थी उनसे, हंसी ठिठोले हो रहे थे, हा 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 हा, ये सब हो रहा था, ठीक है, इसलिए वो रह गया था। अब मैंने चेन खींच दिया। अब मुझे पूछा गया कि क्यों आपने चेन खींच दी? मैंने कहा कि भाई मेरी बीवी हंसी मजाक कर रही थी, हंसी ठिठोले कर रही थी, तो ट्रेन चल दी उतने में, तो मैंने खींच दिया। तो कहेगा भरो पेनाल्टी और अब जेल में भी जाओ। आई होप यू हैव अंडरस्टूड, ठीक है। जैसे आप अगर सिग्नल तोड़ देते हैं, ट्रैफिक सिग्नल तोड़ देते हैं, ठीक है, तो आपके ऊपर पेनाल्टी लगती है, चालान भरना पड़ता है, वो भी पेनाल्टी ही है। लेकिन अगर आपके ऊपर ट्रैफिक सिग्नल तोड़ने का चालान आ गया और आप मान लीजिए आप ये कहते हो कि मेरा कोई दोस्त बीमार था, हॉस्पिटल में था और मैं उसको ब्लड देने जा रहा था, ठीक है, और अगर मैं आधी घंटा भी लेट पहुंचता ना तो मर जाता, अगर ऐसी सिचुएशन थी, आप डॉक्टर से लिखवा के ले आइए, 1 रुपया चालान नहीं देना है आपको, कैंसिल हो जाएगा चालान। शायद आपको ना पता हो ये बात, लेकिन चालान भी पेनाल्टी होती है। कोई भी पेनाल्टी अगर आप मेलाफाइड इंटेंशन से नहीं की हो वो काम जिसकी वजह से पेनाल्टी लगी है, तो पेनाल्टी हट जाएगी, नहीं लगेगी। अब देखिए 200 रुपया पर डे तो हम दे ही रहे हैं, तो ये पेनाल्टी 10,000 से 1 लाख का क्या मतलब है? जैसे हम हर बार टीडीएस की रिटर्न लेट जमा करते हैं, ठीक है। एक बार इनकम टैक्स डिपार्टमेंट वाले ने बोला भी कि राज अग्रवाल आप हर महीने लेट जमा करते हैं। हमने कहा तुम्हारी औकात भी है ये सब पूछने की? 200 रुपया पर डे के हिसाब से दे रहे हैं ना पेनाल्टी, 4 दिन लेट जमा किए, लो 800 रुपया पकड़ो, औकात में रहा करो, ज्यादा हमसे बात नहीं किया करो, ठीक है। अगली बार फिर 10 दिन डिले किए, ठीक है, मुंह पे मारे 2000 रुपया ले, 10 दिन का कितना हुआ? 2000 रुपया, ज्यादा चपर चपर नहीं। तो अब यहां पे वो मेरे ऊपर लगाएगा पेनाल्टी, कहेगा 1 लाख रुपए, 10,000 से 1 लाख रुपए के बीच लगा सकता है, हम ज्यादा उसको पैसा दिखा रहे थे ना, अब लगाएगा मेरे ऊपर 1 लाख रुपए की पेनाल्टी। ये होता है। पेनाल्टी जरूरी नहीं है सबको लगे, लेकिन अब इनकम टैक्स वाला कह रहा है ये बदतमीजी पे उतर आया है, ठीक है, मतलब कानून की धज्जियां उड़ा रहा है। 200 रुपया पर डे का मतलब ये थोड़ी ना तुम हमेशा लेट करो, अरे कभी लेट हो जाए तो 200 रुपए की का फी ले लिया जाएगा, लेकिन अगर कोई इस तरीके से हमेशा करेगा ना, पेनाल्टी भी लगा देगा डिपार्टमेंट वाला। तो ये डिपार्टमेंट लगाती है, ठीक है, ऐसा नहीं है कि ऑटोमेटिक लग जाएगा। और कितना लगा सकती है? 10,000 से 1 लाख। अब मैं आपको एक बात, प्रैक्टिकल बात बता रहा हूं, डिपार्टमेंट वाले पेनाल्टी का जहां भी रेंज होता है ना कि 10,000 से 1 लाख, पता है कितनी लगाते हैं? 1 लाख लगाएंगे सीधे। वो सब भी महा के दुष्ट होते हैं, ठीक है, मतलब कभी भी कम वाली पेनाल्टी नहीं, वो सीधे हाईएस्ट वाली पेनाल्टी लगाते हैं, ये हमेशा प्रैक्टिकली देखा गया है। आइए, इन व्यू ऑफ द लेवी for late furnishing of TDS statement, it is also provided that no penalty shall be levied for delay in furnishing TDS statement if TDS statement is furnished within 1 year of the prescribed due date after payment of TDS deducted along with applicable interest and fee. अगर 1 साल के अंदर अंदर भी ड्यू डेट जो टीडीएस स्टेटमेंट की थी, मतलब 31 जुलाई 2023 थी, तुम 31 जुलाई 2024 तक भी जमा कर दोगे ना तो पेनाल्टी तो नहीं लगाएगा, ये कह रहा है। तब भी 200 रुपया पर डे के हिसाब से लेगा 1 साल का, तो 365 इंटू 200 तो तुम्हारा हो ही जाएगा, ठीक है, 365 इंटू 200,
73,000 रुपया तो तुम्हारा ऐसे ही हो ही जाएगा, लेकिन अभी पेनाल्टी नहीं लगाएगा। ये बात समझ में आई कि नहीं, कि 1 साल तक पे डिले पे वो सिर्फ फी लेगा, उसके बाद ही पेनाल्टी ले सकता है। ठीक है, अच्छा, क्या 1 साल के बाद भी वो पेनाल्टी नहीं ले रहा है, ऐसा भी पॉसिबल है? पॉसिबल है, उसकी मर्जी। अरे हम बताएंगे कि साहब देखिए ना, हम हमेशा डिले करते हैं, कि आप समझने की कोशिश कीजिए क्या क्या मेरे ऊपर बीती है इस 1 साल में, मैं कोमा में चल गया था, फलना ढमका। आप अगर जस्टिफाई कर सकते हैं डिले को, कर दीजिए, नहीं लगाएगा। हाँ, वो लगेगा, फी लगेगा आपका, वो जो 200 रुपया पर डे है वो लगेगा, पेनाल्टी नहीं लगेगी। फिर देखिए, जहां फी, इंटरेस्ट, ये सब होता है ना, वो तो देना पड़ता है, उसमें मरम्मत नहीं होती है, सिर्फ पेनाल्टी जेन्युइन रीजन पे वेव ऑफ की जाती है। अब आइए बात करते हैं जो हम पैन नंबर गलत डाल दिए थे। In order to discourage the deductor furnish incorrect information of TDS statement, it is provided that the penalty ranging from 10,000 to 1 lakh shall be levied for furnishing incorrect information in TDS statement। ठीक है, क्या लगेगा जल्दी से बताइए, क्या है? पेनाल्टी है बच्चों, ये पेनाल्टी है। और पेनाल्टी क्या होता है, डिपार्टमेंट वाला चाहे तो लगाएगा, नहीं तो नहीं लगाएगा। अब मैंने एक पैन नंबर भरा, ठीक है, वो गलत था, लेकिन ध्यान से सुनिएगा मेरी बात। बी की जगह, कीबोर्ड पे बी के बगल में कौन सा होता है लेटर? बी के बगल में देख के बताओ कीबोर्ड में क्या है? कीबोर्ड के अगल बगल, बी में के अगल बगल क्या है? वाई है और एन है। ठीक है, तो पता है हमको बी टाइप करना था, पैन नंबर में कहीं बी आ रहा था, वो टाइप करना था, गलती से वाई या एन दब गया। ठीक है, अब मैं, और इस वजह से पैन नंबर गलत हो गया। तो क्या डिपार्टमेंट वाला मेरे ऊपर पेनाल्टी लगाएगा? अगर लगाएगा भी तो मैं उसको बता दूंगा, साहब देखिए ऐसा नहीं है, मेरे पास पैन नंबर है, अरे कोई जानबूझ के गलती थोड़ी ना लिखे थे, ये तो समझिए अकाउंटेंट की गलती है। मेरे यहाँ ये जो मिस्टर गगन है ना, ये गलत टाइप कर दिया, अब मैं बताइए क्या करूं, इसमें मेरी क्या गलती है? अब पेनाल्टी ले लोगे इस 1 लाख रुपया का। आई होप आपको बात समझ में आ रही है। तो वहां पे नहीं लगेगी। जब हम गलत इरादे से पैन नंबर गलत लिखते हैं ना, पता है क्यों लिख रहे थे गलत पैन नंबर? ताकि भाई हम TDS 1% के रेट से जमा कर दें और मेरा खर्चा डिसअलाउ हो जाए, क्योंकि वो तो पैन नंबर बता नहीं रहा था मेरा पेंटर, तब मेरे ऊपर पेनाल्टी लगती है। लेकिन आज की तारीख में तो ये सब गलत आप कर ही नहीं पाएंगे। आप गलत पैन नंबर डालेंगे, ऑटो डिटेक्ट हो जाता है। तो ये सब पहले की बात थी, अब तो ऑटो डिटेक्ट हो जाएगा, कोई करेगा भी नहीं गलत पैन वैन। ठीक है, चलिए, इस तरीके से आपने इस चैप्टर का एक हिस्सा TDS खत्म किया। एंड विल स्टॉप दिस क्लास हियर। अगली क्लास में आते हैं तो आपके साथ शुरू करते हैं TCS।